नमस्ते निधि। नमस्ते माँ। आज हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना समय निकाल के आई, ये हमारा आनंद है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी माँ। थैंक यू। ऐसा मेरे को देखने में आया कि हर सन्यासी की अनूठी कहानी है एक। कैसे वो ओशो से मिले, कैसे सन्यास लिया, कैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी। तो आपसे भी हम ये सब जानना चाहेंगे। उसके पहले आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में शॉर्ट में थोड़ा बोलिए। तो बचपन मेरा बहुत ही अच्छा बीता। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही अद्भुत रहे। माँ तो सभी की अच्छी होती है, बहुत बड़ा योगदान मेरे पापा का रहा, जिन्होंने मुझे बहुत स्वतंत्रता, प्रेम के बहुत सुंदर पाठ पढ़ाए। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते एमएससी मैथ्स हुआ और बीएड एमएड हुआ और फिर मैं दिल्ली गवर्नमेंट की नौकरी में एजुकेशन में मैं आ गई। तो फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे बोरियत लगने लगा एक मोनोटोनस रूटीन में। तो कुछ तलाश थी। तो संयोग से एक कुलीग ने ओशो टाइम्स के अंक गिफ्ट किए और मैं उनको पढ़ने लगी। तो अच्छा लगने लगा, वो बोरियत दूर होने लगी। तब तक तो उसका इतना ही महत्व था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स हिंदी में पीएचडी हैं, तो मुझे इच्छा हुई कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। संयोग से मैं जब डिपार्टमेंट पहुँची तो वहाँ पे मेरे जो गाइड थे, जिनको मैं पसंद करती थी, उन्होंने महर्षि अरविंद पर पीएचडी तभी पूरी करवाई थी। तो छूटते ही मेरे मुंह से निकला कि अजीब सी तो बात लगेगी कि ओशो का क्या। मैंने कहा कि सर, हम ओशो पे पीएचडी कर सकते हैं क्या? मुझे करनी है। तो सर ने कहा कि ऐसा तो हुआ नहीं डिपार्टमेंट में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट ये सोचेंगे कंट्रोवर्शियल फिगर, और मुझे तो पता नहीं है ओशो के बारे में कुछ। मैंने कहा सर, आप एक बार हाँ कर दो तो वो सब मैं कर लूँगी। तो वो जो सर की हाँ थी, मेरी प्रोफेसर की, उसने मेरा जीवन बदल दिया। जब उन्होंने हाँ किया कि हाँ तुम प्रपोज़ल बना लो, देखते हैं, तो वहाँ से, उस दिन से, उनकी हाँ से मेरी असल ओशो यात्रा प्रारंभ हो गई। फिर आपने ओशो को खूब पढ़ा होगा पीएचडी करने के लिए। हाँ, ओशो को मैंने खूब पढ़ा और हमने, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से था, तो एजुकेशन की ही हमने लिमिट किया उसको कि वो किताबें। लेकिन सौभाग्य से मुझे भी ये हुआ कि मैं जाऊँ ओशो सेंटर्स को देखूँ, नहीं तो वहीं पे लिटरेचर को पढ़ के और पीएचडी कर दें। तो मैं राजयोगा आई। ओशो टाइम्स में लिखा रहता था राजयोगा सेंटर का, तो ढूंढते हुए उस समय राजयोगा में आई। तो राजयोगा में मुझे जो प्रथम सन्यासी मिले वो थे मास्टर जी, रिसेप्शन पे रहते थे। तो उनसे बात हुई, उन्होंने बड़े प्रेम से स्वागत किया, और जो स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती थे उनसे मुलाकात फिक्स कर दी उसी समय। उन्होंने कहा बड़ा रेयर मिलते हैं, हाँ कह रहे हैं। और तो उनसे 1-1.5 घंटा जो बातचीत हुई, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पीएचडी तो कर रही हो, ठीक है, एक बार ध्यान शिविर ज़रूर करो। तो सोचा नहीं था कि ध्यान शिविर क्या चीज़ है, क्यों करें ध्यान शिविर। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में ही ओशो धाम है, एक बार ध्यान शिविर ज़रूर करो, पीएचडी तो पूरी करना, तुम्हारी इच्छाएं करोगी। एक ये मैं कह रहा हूँ। और वो जो पहला ध्यान शिविर था, उसमें जो गाना बज रहा था, जब मैं ओशो धाम में आई तो पता नहीं था कि कौन है। मैं तो पहले उनको, मास्टर जी को मैं अंकल जी बोलती हूँ, वो मुझे बिटिया बोलते थे कि स्वामी कहते हैं, माँ कहते हैं, पर पता चला माँ धर्मज्योति का शिविर है, आपका शिविर है। तो गाना आपने एक लगाया हुआ था, इस खाली दिल को ओशो तू भर दे, मदहोश हमें भी ओशो तू कर दे। उससे मेरा बड़ा रोना फूटा। ये जो बचपन का जो सब था, जो छूट गया था या क्या था, वो क्या तलाश थी। बहुत रोई वो 3 दिन में, रोती ही रही उस कैंप में। ध्यान सारे किए, माँ ने पहला आपने ध्यान सिखाए। तो फिर पता चला कि पीएचडी तो बहाना था, यहाँ पर मुझे लाना था ओशो ने। गुरु के अपने तरीके होते हैं, क्योंकि मेरे परिवार में तो और कोई सन्यासी नहीं, तो शायद मुझे मुश्किल होती कि मैं कैसे ओशो के शिविरों में जाऊं। और पीएचडी का माहौल था, मम्मी पापा ने कहा हाँ पीएचडी करनी है तो ठीक है, पीएचडी करो, उसकी वजह से जा रहे हो, हाँ ठीक है। पर वैसे कभी कोई रुकावट नहीं आई, पर पकड़ा मुझे इसी तरह से कि मैं पीएचडी करूं। पर पता मुझे चल गया कि ये मेरी यात्रा के लिए है। पर मेरे गुरु ने कहा कि अभी संन्यास मत लेना, क्योंकि पहले ही बड़ी मुश्किल से पास हुआ है टॉपिक। जब हमारा टॉपिक पास होना था तो 16 प्रोफेसर्स की डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी बैठी दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
तो ग्रिल करते हैं कि क्यों हम ओशो को एजुकेशनिस्ट माने और ये वो। तो उनका कि टॉपिक पास हुआ है, वो भी सर का नाम बड़ा था, तो मेहनत भी बहुत की थी खैर उसमें। तो उन्होंने कहा कि अभी ये मत करना कि संन्यास ले लो और ये है, पूरी पीएचडी हो जाने दो। तो पूरी पीएचडी मुझे 2004 में अवार्ड हुई और 2004 में ही मैंने संन्यास लिया सितंबर में। तो आपसे ही संन्यास लिया। ये उस संन्यास के आगे की आप अपनी यात्रा बताओ। मैंने सुना है आप एम्स्टर्डम में वीरेश के कम्यून में जाते थे, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज किए हैं आपने, वो थोड़ा हमसे शेयर करिए। बिल्कुल, आपने सही बताया। आपने वीरेश का नाम लिया, स्वामी वीरेश का। संन्यास के बाद की यात्रा मैं उस पर भी आती हूँ कि ओशो ह्यूमैन यूनिवर्सिटी में जो किए थे। पर अगर संन्यास के बाद की मैं यात्रा को देखूं तो उसमें कुछ लोगों के और भी नाम हैं। मैं उनसे भी बात शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि स्वामी वीरेश से तो मैं बाद में मिली। सबसे पहला प्रभाव मुझे नीलम माँ का बहुत ज़्यादा पड़ा। तो आपका तो था ही, आपसे संन्यास लिया, फिर जब नीलम माँ से मिलना हुआ तो एक अद्भुत ही यात्रा में गति आ गई। उनसे सब चर्चा करनी और सब गाइडेंस लेनी। तो नीलम माँ का बहुत मुझे सहारा रहा। स्वामी चैतन्य कीर्ति का मुझे बहुत सहारा रहा। और स्वामी सत्य वेदांत के साथ भी मैंने काम किया है, वो भी पीएचडी हैं। हमने सूरत में काफ़ी शिक्षा पे उसमें प्रयोग किए, ओशो से संबंधित, उनका सानिध्य मिला। तो इस तरह से जो यात्रा चली, तो मैं अगर कभी कभी सोचती हूँ पीछे मुड़ के, आप सही मुझे कह रही हैं, तो अगर मैं कहूँ तो मैंने ज्योति माँ से सीखा दृष्टा, साक्षी भाव, और नीलम माँ से मैंने सीखा प्रेम, और स्वामी चैतन्य कीर्ति से मैंने सीखी मैत्री भाव। तो मतलब बहुत ही मैं इस बारे में अहोभाव से भरी हूँ इन लोगों के प्रति जिनसे मुझे साथ मिला। और स्वामी सत्य वेदांत ने तो जैसे एक हमारे कॉलेज में प्रोफेसर गाइड होते हैं, उस हिसाब से शिक्षा के साथ में उनके साथ रह के उनसे एक तरह से, और संन्यास की यात्रा में उनसे मैंने तथाता सीखा कि जैसा है वैसा है, जहाँ भी हम जाते हैं कोई कष्ट नहीं, तो ये सीखा। उसके बाद जैसे आपने पूछा कि मैंने ऐसे कोर्सेज़ किए, ये थेरेपीज़ की, हाँ, तो ये सब कहूँ तो मेरे पास एक काफ़ी फ्लेवर था। लेकिन उसके बाद भी शायद अचानक से मेरे जीवन में स्वामी वीरेश का आना होना था। तो मैं पूना कम्यून जाया करती थी। तो पूना कम्यून में क्योंकि डीप थेरेपीज़, डीप कोर्सेज़, मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए थे, तो वहाँ अचानक मैंने एक बार ओम किया। ओम जो है एक थेरेपी है इमोशनल रिलीज़ के लिए, आपको पता ही है, मैं व्यूअर्स के लिए। तो जब मैंने वो इमोशनल रिलीज़ थेरेपी की तो मुझे पता चला कि कितना ज़रूरी है इस समय इंडियंस के लिए भी थेरेपी करना। और हम सब इतने भरे हुए हैं कि रेगुलर ध्यान का महत्व तो है ही, कभी इंटेंस थेरेपी भी हो जाए। तो मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ करूँ, जाऊँ। तो वो मैंने जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया जॉब से, उसके बाद मैं, मतलब कहें तो मैं आई एम द फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन जो कि इंटरनेशनल ओम लीडर है। तो हम वहाँ रहे और काफ़ी सीख पाए। ट्रेनिंग ली ओम। हाँ, वो पूरा जो एक ट्रेनिंग होता है, मास्टर ट्रेनिंग होता है, तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है, ग्रेजुएशन होती है उसमें। तो वो भी एक अद्भुत कम्यून है नीदरलैंड के आउटस्कर्ट्स में, तो वो किया जी। इस दौरान आपकी शादी कब हो गई? हाँ, शादी के बाद ही तो वो बोरियत वाला मामला आया था। ओके। तो जब मैंने बताया कि जो नौकरी लग गई तो शादी हो गई, तो मैं जब प्रेग्नेंट थी उस समय पे बोरियत वाला मामला बहुत आया था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने काम में बिजी है, पति अपने काम में बिजी हैं और सब ये है। और मैं इतनी एक्टिव लाइफ में रही थी कि ये जो ब्रेक का पीरियड था कि इसमें क्या पढ़ूं, क्या देखूं, क्या समझूं, तो और तो कोई यही कहेगा कि चलो मेरी सहेली पढ़ लो, ग्रह शोभा पढ़ लो, बट मेरा बड़ा इंटेलेक्चुअल माइंड था मैथमेटिक्स की वजह से। तो जब मेरे संपर्क में ये आई ओशो टाइम्स, तो वो ही पढ़ के मैंने अपना वो समय निकाला। और उसमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पहली जो ओशो टाइम्स थी, जब मैंने पहला उसको खोला और उसके शीर्षक पे ये था, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। मैंने कहा अरे मैं तो इसी वे में जा रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट होने जा रही हूँ कि मेरा बच्चा। तो अब ये क्या है कि भाई तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। तो जो ओशो का जो संदेश है खलील जिब्रान के माध्यम से, कि वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं और वे अस्तित्व के बच्चे, और मेरा बचपन भी क्योंकि इसी दिशा में बीता ही था, तो ये मुझे बहुत इंसाइट्स मिली। तो आज मैं पेरेंटिंग पे काफ़ी काम करती हूँ, कोर्सेज़ कराती हूँ और काउंसलिंग्स देती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि सन्यासी
ठीक है, मेरे पति तो सन्यासी नहीं है, उनकी अपनी अलग यात्रा है, लेकिन जो दोनों सन्यासी हैं वो भी अपने बच्चों के साथ वो बर्ताव नहीं कर पाते हैं, अपने कम उसकी वजह से या तो साहस नहीं कर पाते स्वतंत्रता देने का, या उसकी समझ नहीं रख पा रहे हैं। तो उस वजह से मैं पेरेंटिंग पे, ओशोज़ विज़न ऑन पेरेंटिंग पे कार्य मैं करती हूँ, और मुझे मौके भी मिलते हैं कि मैं अपने आप को शेयर करूँ। और कुछ आपके जीवन की रोचक घटनाएं सुनाइए। हाँ, रोचक घटना, हाँ, एक रोचक घटना ये है कि जिस भी समय मेरी यात्रा, क्योंकि जब से संन्यास हुआ है तो मुख्य जीवन तो यही है, तो रोचक घटनाएं भी इसी रास्ते में होंगी। तो ऐसा हुआ कि एक बात है करीब 2010 की, तो मैं स्वामी कीर्ति के साथ जोरबादा बुद्धा गई थी। वहाँ जो वहाँ के ओनर हैं अश्विन, उन्होंने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। तो अचानक एक दिन उनका फ़ोन आता है कि निधि, एक दिन की वर्कशॉप है, माँ अनंत सरिता करवा रही हैं अबंडेंस ऑफ लाइफ पे। कभी मेरी नौकरी है, ऐसे थोड़ी हर वक्त मैं आ जाऊँगी उस समय कि जब भी बुलाओगे और कोई करा रहा, अरे कौन अनंत सरिता। तो मैंने, पर पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि कोई तो अस्तित्व की कॉल होती है। तो मैंने स्वामी कीर्ति को फ़ोन किया कि ये कौन है अनंत सरिता। कहती है तो वर्ल्ड फेमस तंत्रा टीचर है। तो मुझे नहीं पता, मैंने कहा एक वर्कशॉप के लिए बुलावे, बोले चले जाओ। छुट्टी लगाई, मेरी सारी छुट्टियाँ इसी में ही जाती थी, पूना जाती थी या धर्मशाला जाती थी या ओशोधाम आती थी। तो मेरी सारी छुट्टियाँ, वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे जब फाइल बनी तो क्लर्क ने कहा पहली फाइल देख रहे हैं जिसमें एक भी लीव एनकेशमेंट नहीं है और सारी जो है विदाउट पे लीव है। तो यात्रा उस तरीके से। तो वहाँ जब मैं जोरबादा बुद्धा अश्विन के बुलाने पर गई और माँ अनंत सरिता को पहली बार मिली, तो भी कुछ घटित हुआ कि जो यात्रा 10 साल से चल रही है वो है, पर वो भी एक पड़ाव है, क्योंकि उन्होंने तंत्रा का जो विज़न जो मैंने एब्जॉर्ब कर पाई कि शरीर को हम इतना महत्व नहीं देते। बीइंग मैथमेटिक्स पर्सन ऑल्सो, माइंड को बहुत महत्व था, तर्क को बहुत महत्व था, जीवन की सोच को बड़ा महत्व था। लेकिन उन्होंने कहा कि स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी, सेंसेस से स्टार्ट करो, बॉडी से स्टार्ट करो। और वो जो तंत्रा जर्नी मेरी आ गई, तो फिर मैंने नीलमा को फ़ोन किया कि मुझे तो तंत्रा ग्रुप करना है उनका। तो ऐसे करके जो मैंने बताया कि कुछ लोगों ने, तो आनंद सरिता ने भी मुझे बहुत सहारा दिया मेरी यात्रा को आगे बढ़ाने में। जैसे स्वामी आनंद वीरेश का योगदान है, हर व्यक्ति का एक अनूठा योगदान है। तो ऐसा है कि जब हम एकदम किसी अचानक से कॉल को एड्रेस कर देते हैं, ऐसा ही अस्तित्व अचानक से, मतलब मुझे ऐसे ही लगता है, जब हमें जो चाहिए होता है अचानक कुछ कॉल होती है और वो हो जाता है। मैं ऐसे ही रहस्य समझ पाई हूँ कि मुझे तो नहीं पता था कि मुझे, और अभी मैंने तंत्रा की भी उनसे ट्रेनिंग्स ली और मैं तंत्रा ग्रुप्स भी लेती हूँ। तो अगर देखा जाए तो सिखाने में मैं ज़्यादातर वीरेश की थेरेपीज़ और तंत्रा की थेरेपीज़, अनंत सरिता की, वो ज़्यादा फॉलो करती हूँ। चैलेंज तो होता है कि इंडियन मन दूसरी तरह से चलता है, बट नीलमा वाज वेरी सपोर्टिव कि तुम ये सब एक्सपेरिमेंट्स करो, कराओ निसर्गा में। तो ये हो पा रहा है, मैं खुद को शेयर कर पा रही हूँ। आगे आपका कुछ ऐसा प्लान है भविष्य में, आप क्या करना चाहोगे, कैसे ओशो के काम को और फैलाना चाहोगे? हाँ, ओशो के काम के बारे में मैं भी सोचती हूँ, महसूस करती हूँ ओशो का काम या हमारा काम, अपना ही काम, कि क्या ज़रूरी है। तो एक तो मैंने जैसे बताया कि मैं ये बहुत चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे पालें, क्योंकि नाउ बीइंग इन ओशो थेरेपिस्ट मैंने देखा है, बहुत लोगों से बात की है, बहुत लोगों की काउंसलिंग्स करती हूँ, मैं इंडिविजुअल सेशंस भी देती हूँ, ग्रुप सेशंस के अलावा मैं इंडिविजुअल सेशंस भी देती हूँ, कि वही बात है कि दो ही इशू मुख्य हैं, एक तो चाइल्डहुड इश्यूज़ और दूसरे सेक्सुअल रिप्रेशन के इश्यूज़। सबकी जड़ में यही दो इश्यूज़ हैं। तो हम एक सन्यासी होते हुए भी दोनों इश्यूज़ को कई बार इग्नोर कर रहे होते हैं। बहुत बहुत सालों से ओशो का ध्यान कर रहे हैं लोग, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रेशन है उसको एड्रेस करने का साहस भी नहीं है, मौके भी नहीं हैं, विजन भी नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे द्वारा ऐसा हो पाए कि मैं इन दोनों चीज़ों को एड्रेस कर पाऊँ, कि हमारे सन्यासियों के बच्चों को तो कम से कम आने वाले समय में उनको इतना कैथार्सिस ना करना पड़े, वो इतने सहज भाव से पल पाएँ कि उनकी सहज यात्रा चले। एक तो ये, और दूसरा ये कि अभी जो हैं व्यक्ति वो इसको एड्रेस करें कि सेक्सुअली हम कहाँ पर अटके हुए हैं और
खोलें खुद को, एक्सपेंड करें, अपने हर तल पे एक्सपेंड करें, शरीर के, हृदय के, ध्यान के। नहीं तो कहते हैं ना कि कई बार कि आई थिंक आई एम मेडिटेटिंग, बट जैसे कई बार ओशो कहते हैं कि बैठ के भी ध्यान ऋषियों को किसके आते थे, मेनका के ऋषि या अप्सराओं के ध्यान आते थे। तो ऐसा मेरे अनुभव में है, जितने लोग सेशंस लेते हैं वो कहते यही है कि इतने साल हो गए ध्यान करते करते, पर ये नहीं छूटा, ये मन, ये विचार नहीं छूटे, सेक्स के विचार, वासना के विचार, ये नहीं छूटे। तो फिर ओशो के दर्शन से तो यही है कि फिर इससे गुजर के छूटेगा, सोच के तो छूटेगा नहीं। तो ऐसे कुछ दिशाओं में अस्तित्व अगर मुझे मौका दे तो मैं वो करना चाहती हूँ, जो कि इंडिया में एक चैलेंज है, जो कि वेस्ट में अच्छे ढंग से हो रहा है। जैसे तंत्र के ऊपर भी बड़ा ये ब्लेम लगाया जाता है कि तंत्र तो सिर्फ सेक्स के लिए ही है। हाँ, तो फिर अगर लोग ही अभी सेक्सुअल डिप्रेशन में हैं, तो अगर तंत्र इतना ही काम कर रहा है तो भी क्या है, शुरुआत तो कर रहा है। ओशो ने जो 112 विधियाँ बताई विज्ञान भैरव तंत्र में, उसमें तो थोड़ी बहुत विधियाँ हैं जो सेक्स से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने ये पूरी प्रवचनमाला पर्सनली सुनी है उनसे। ज़्यादा तो ध्यान की विधियाँ हैं, अकेले में करने की विधियाँ हैं, श्वास के प्रयोग हैं, कैसे हम अपनी ऊर्जा को मस्तिष्क से हृदय में लाएं, इस तरह के प्रयोग हैं, छोटे छोटे बहुत प्रयोग हैं। तो अभी जो तंत्रा नाम को लेबल लग गया है, जैसे तंत्रा मीन्स सेक्स, तो आप इसको थोड़ा, मैं ऐसे सोचती हूँ कि आप इस बात को थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो। तंत्रा मीन्स सिर्फ सेक्स नहीं है। बिल्कुल, एक्चुअली तंत्रा वर्ड की मीनिंग है टेक्निक, है ना। तंत्रा वर्ड की मीनिंग है टेक्निक, और ये सेक्स के साथ कैसे जुड़ गया। थैंक यू ज्योतिमा, आपने इतना क्वेश्चन उठाया और ये मौका दिया मुझे कि मैं इसको वंस फॉर ऑल अपनी समझ से क्लैरिफाई करूँ। एटलीस्ट हिंदी में बात कर रही हूँ, इंडियन सन्यासियों के लिए क्लैरिफाई करूँ। थैंक यू। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपने ये प्रवचनमाला सुनी और ध्यान की 112 विधियों में से केवल 4 विधियां हैं जो कपल के साथ आपको करनी है, बाकी सारी विधियां आपको अकेले ही करनी है। तो मेरा ये निवेदन है कि तंत्र सेक्स के साथ जुड़ा इसलिए कि मनुष्य सेक्स पे खड़ा है। जैसे कि सेक्स से समाधि की ओर, संभोग से समाधि की ओर, लोगों ने क्या सोचा, संभोग। हर जगह यही हुआ है, क्योंकि व्यक्ति तो वहीं से यात्रा शुरू कर सकता है जहां वो खड़ा है। इसलिए लोगों को अट्रैक्शन उन्हीं विधियों में है। तो जो कहते हैं ना, जहाँ डिमांड होती है वहाँ सप्लाई होती है, सेक्सुअल डिप्रेशन। तो इसलिए तंत्र का नाम उससे जुड़ गया है। लेकिन आप बिल्कुल सही बता रही हैं कि ध्यान हम देखें, विजन की विधियाँ हैं, ब्रीदिंग की विधियाँ हैं, सारी विधियाँ वही हैं। लेकिन उसको आने के लिए हम एक थेरेपी की तरह तंत्रा को यूज़ करें कि जहाँ हमारा मन अटक रहा है, बार बार जा रहा है, तो उसको हम एक्सप्लोर करें, उस डायमेंशन को, उसमें हम सहज हो जाएं। अगर सहज हो जाएंगे तो ही हम गहरे जा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर जो भी इश्यूज़ हमारे सॉल्व नहीं है वो बैरियर बन के खड़े हो जाते हैं। तो लेकिन तंत्रा की जो मार्केट चल रही है, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ ये किया जाए कि कई ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तंत्रा सिर्फ ओशो के नाम से नहीं, और भी थेरेपिस्ट हैं वेस्ट में जिन्होंने तंत्रा का वर्ड ले लिया है, और वो सिर्फ ऐसा लोगों को मार्केटिंग करते हैं कि इससे बहुत अच्छा सेक्स हो सकता है, इससे बहुत अच्छा, तंत्र का मतलब ये। तो वो भी हमारा मकसद नहीं है। मैं तो ओशो की लीनेज को ही फॉलो करती हूँ। उसमें तो मैं इसीलिए इस ऐसे व्यक्ति का या इस इशू का भी आदर कर लेती हूँ जो सेक्स पे ही खड़ा है, कि इसके बियॉन्ड जाना है, इसको एक दूसरा ट्रांसफॉर्म करना है। अल्टीमेटली तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पर बिना उसकी बात किए उसको अंडर द कारपेट रख के तो नहीं होगा ना, कि नहीं 4 ही विधियाँ सेक्स की हैं, बाकी सब विधियाँ दूसरी, तो दूसरों की बात करते हैं। तो हम वो भी नहीं करते, बट हम वो भी नहीं करते कि भाई उसको ही हम मार्केट कर रहे हैं। तो हम जो अपने तंत्रा ग्रुप्स में यूज़ करते हैं, जो तंत्रा फेस्टिवल्स में हम करते हैं, 2-3 हम टीचर्स हैं इंडिया में, खूब इस पर एग्रेसिवली काम करना चाहते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे भी आके हो सकता है कि एक बार लोगों को निराशा हो जाए, क्योंकि हम शुरू करते हैं बॉडी और इमोशंस के एक्सप्लोर करने से। जो विधियाँ हैं, कैथारसिस करवा रहे हैं और ये अपने आप को खोल रहे हैं, तो यस, अकेले का ही काम है। लेकिन उस एनर्जी को हेल्प मिल जाती है कई बार, कि जब दूसरी अपोजिट एनर्जी अवेलेबल होती है तो हेल्प मिल जाती है। लेकिन यस, कार्य बिल्कुल अकेले का है और ध्यान अकेले की यात्रा है। एक बीच का पड़ाव इसको कह सकते हैं, थेरेपी कह सकते हैं इसको। आपके तंत्रा ग्रुप्स में कई तरह के लोग आते होंगे,
उनकी शायद कई तरह की एक्सपेक्टेशंस भी होती होगी, तो कैसे हैंडल कर लेते हो इन बातों को? क्योंकि जो बात आपने कही ये सच्चाई है कि इंडियन मेल जो मेल है बहुत सप्रेस्ड है, तो ऐसे लोग कई ग्रुप्स में पहुंच जाते हैं। शादीशुदा लोग हैं, पत्नी से जमती नहीं है, चलो चलो तंत्रा ग्रुप करके आते हैं, वहाँ कोई नई लड़की मिल जाएगी, इस ख्याल से लोग पहुँच रहे हैं तंत्रा ग्रुप्स में। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है तू? हाँ, लोग तो कैसे भी पहुंचते हैं, पर जब पहुंच जाते हैं अगर उसके बाद हमें शुद्ध विधि हमें देनी है, जैसे ओशो ने भी कहा कि ओशो से कहा गया है, स्वामी चैतन्य कीर्ति का भी प्रश्न है कि लोग तरह तरह की उम्मीदें लेके आ जाते हैं पुनः आश्रम में भी। तो ओशो ने कहा एक बार आ तो जाएं, उसके बाद हम देख लेंगे हमें क्या कराना है। तो हम अपनी जो प्योरिटी की जो ओशो लीनेज है कि हम कैथार्सिस से और इमोशनल एक्सप्रेशन से चलें और हम ट्रांसफॉर्मेशन करें और हम ग्राउंडेड करें व्यक्ति को। ठीक है, कुछ लोगों के भ्रम टूटेंगे, वो अगली बार नहीं आएंगे, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कुछ तो फ़ोन ही ऐसे करते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उसको फ़ोन करते हैं कि लड़की वहाँ मिलेगी या लेके आनी है। अरे भाई, बात मामला लड़की का नहीं है, मामला आपका है। तो ग्रुप्स इसलिए हमने जेंडर बैलेंस किए हैं कि जिससे कि वो एनर्जी बैलेंस रहे। तो लेकिन काम तो आपको अकेले अपने साथ ही करना है, और वहाँ कोई ग्रुप्स में ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर वो नहीं आएंगे अगली बार तो नहीं आए, पर अगर उनको पता चला कि ये प्योर एसेंस में ओशो का विज्ञान भैरव तंत्र है और हमारा ये पाथ है, तो उनका स्वागत है। नहीं तो वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। हम तो एक बहुत सेफ और ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, ऐसा कंटेनर देते हैं जिसमें व्यक्ति रियल हो पाए। हाँ, चैलेंज तो है। और ऐसे ग्रुप्स में आप अपने को सेफ फील करती हैं? हाँ, बिल्कुल सेफ फील करते हैं, और सारी लड़कियां भी सेफ फील करती हैं। ऐसे ग्रुप्स के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनमें कुछ तो होता है, तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मतलब डिसिप्लिन पूरा रहता है, डिसिप्लिन पूरा रहता है उसमें। सारे सेशंस आपको करने हैं, और जिस तरफ हम एनर्जी को ले जाना चाहते हैं वो हमारे हाथ में रहता है। वो हम पार्टिसिपेंट्स की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेंगे कि ये होना चाहिए था। तो ऐसा हम कभी कोई उसमें दावा भी नहीं करते। हम तो यही कहते हैं कि ओशो की लीनेज पे हम ध्यान की विधियाँ करा रहे हैं, जिसमें कि हम तंत्र की बैकग्राउंड ले रहे हैं। तो हम बिल्कुल सेफ फील कर। कुछ होता है कभी कोई एक इनडिसिप्लिन, तो उसको सादर, अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा उसको फीस दे करके उसको वापस भी भेज दिया जाता है। तो ऐसा भी है। तो बहुत सुंदर ढंग से आपने ये सब समझाया। अपनी तरफ से और कुछ कहना चाहें? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने ओशो को कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं जब भी चाहती हूँ मुझे ओशो से जवाब मिलते हैं। और बहुत शुरू में जब मैं पढ़ाई में ज़्यादा थी, ओशो की किताबें और ओशो का ये रिसर्च, तो मैं अपनी शेल्फ के आगे खड़ी हो जाती थी कि अच्छा, मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए, तो कौन सी किताब, तो जिस किताब पे हाथ जाए, फिर जिस पन्ने पे हाथ जाए, वहाँ जवाब ऐसा मुझे मिला। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि ओशो हमें शरीर में नहीं मिले तो उसका कोई दुख है। बाकी हाँ, ये है कि उस पथ पे, क्योंकि ये टीचर्स मैंने, जैसे आपको मैं गिनती के 6 टीचर्स के नाम लिए हैं, तो ये बहुत मुझे सहारा रहा इनका। अब मैं अगर कुछ कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तो मुझे इतना जुड़ाव महसूस होता है कि अपने आप ही मुझे किताब के आगे नहीं जाना पड़ता, ऐसा आ जाता है भाव कि ये सही है। तो इस पीढ़ी के होने की वजह से एक तो ये है कि हम कम्यून्स में नहीं रहे हैं, हम घरों में रहते हैं। आप लोगों ने इतना साहस किया, अपना पूरा जीवन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के कम्यून्स में आ गए। तो ओशो घरों में कैसे? एक प्रश्न है, कोई मतलब बहुत सुनती रहती हूँ, ऐसे तो याद नहीं कौन सी प्रवचन माला, तो कि यहाँ तो सब ठीक रहता है। जब हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन यहाँ शिविर में होते हैं बहुत अच्छा लगता है। हम जब घर जाते हैं तो फिर ये खो जाती है चीज़। तो उसमें ओशो ने उत्तर दिया कि मुझे अपने घर लेके जाओ, तो मुझे अपने घर नहीं लेके जाते। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो ध्यान कक्ष है, घर में जो है मेरा ध्यान कक्ष, और एक बार ओशो ने ये कहा कि घर में सबसे अच्छा कमरा, आप मेहमानों के लिए छोड़ के ड्राइंग रूम उसको बंद कर देते हैं, सबसे अच्छा कमरा ध्यान कक्ष होना चाहिए। तो मैं वो कर पाई हूँ कि मेरे घर में एक सुंदर ध्यान कक्ष है। तो उसमें मैं अगर रोज़ नहीं जा, मतलब कि जिस दिन नहीं जाऊँ तो मुझे अपनी ऊर्जा में परिवर्तन महसूस हो जाता है। जब जॉब में थी तब भी सुबह 5 बजे उठना और नाच के ही जाना। मेरा नाचना और प्रेम 2 विधियाँ मुझे ओशो से मिली हैं।
तो मैं ये ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जब हम घरों में रह के ओशो को गुरु बना के और कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है। हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि नौकरी और परिवार छोड़ के हम कम्यून्स में नहीं रह सकते, तो उसके लिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और लोग ऐसे सोचते हैं कि अब क्या, पहले क्या टाइम इन लोगों ने जिया और क्या, ठीक है बहुत इन लोगों ने जिया पिया तो हमें पिलाया, लेकिन अब हम कैसे करें। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो नियमित ध्यान करें, जो घर में कोना हो, कमरा हो, कोना हो, नियमित करें, जो विधि जो ढंग आपको लगे वो नियमित करें। तो नाचने को मैं बहुत महत्व इसलिए देती हूँ कि मेरी जो पढ़ाई थी साइंस में और इस सब में, तो नाचने का इतना कभी जीवन में मौका नहीं मिला। तो ओशो एक जेम्स लिंगे की थ्योरी की एक प्रवचन में बात कर रहे हैं कि उनका ऐसा थ्योरी है साइकोलॉजिस्ट का कि यदि आप खुश हो तो आप नाचने लगोगे। ओशो ने कहा मैं इसका वाइस वर्सा कह रहा हूँ कि यदि आप नाचने लगो तो आप खुश हो जाओगे। तो ये एक मैंने वाक्य को पकड़ लिया कि जो भी मेरा मूड का ट्रांसफॉर्मेशन है मुझे नाच के करना है, किसी के ऊपर निकालना नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करना है। तो इसलिए भी परिवार अच्छा चलता है कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो, टेक चार्ज ऑफ योर इमोशंस, कि ये आपके अंदर की बात है, ये दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तो घरों में रहना है और संन्यास जीवन पालन करना है और ध्यान करना है और ओशो की यात्रा करनी है, तो कुछ और अवेयरनेस चाहिए। तो कम्यून्स में एक दूसरे ढंग का जीवन था। तो एक तो ये कि नियमित ध्यान करें, खुद की जिम्मेदारी लें, खुद को ट्रांसफॉर्म करें, ध्यान तो ये करें। और फिर प्रेम, ओशो ने प्रेम और ध्यान दोनों को किया। तो अगर सन्यासी मित्र भी मुझे बात करके कहते हैं कि माँ हमने आपका नंबर किसी से लिया क्योंकि पिछले दिनों मैं अपने बेटे को बहुत पीट रहा हूँ, तो बहुत ही दुख होता है कि एक सन्यासी व्यक्ति जो 15 साल से ध्यान के दावा कर रहा है, उसके भीतर वो खुशबू नहीं है कि वो अपने ही बेटे को पीट रहा है। तो उसकी बड़ी पीड़ा होती है मुझे उस चीज़ की। तो इन बातों पे मैं ये ध्यान देना चाहती हूँ कि तंत्रा ग्रुप या वो किस लिए है कि आपकी जो भी दबी हुई चीज़ें उसको ट्रांसफॉर्म करिए, फिर आप प्यार फैलाइए, परिवार में प्यार लेके आइए। तो इस तरफ मेरी ये अस्तित्व से इच्छा है कि अगर कुछ हो पाए, कुछ हम और कार्य कर पाए, लोग जुड़ पाएँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सब शेयर किया। थैंक यू ज्योति माँ, आपसे ही संन्यास लिया और आपने ही मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू। संन्यास ओशो ही देते हैं, कोई माध्यम बन जाता है। हाँ, माध्यम कोई बन जाता है, बाकी संन्यास देने वाले तो हमारे सदगुरु ही हैं। गुरु सबके ओशो ही हैं, पर फिर भी हमें जो रास्ते में टीचर्स मिले उनके लिए बहुत अहोभाव। थैंक यू। थैंक यू।